दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी को हमारे पेपर की श्रृंखला में आज एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर मैं लेके आया हूँ। ये सभी पेपर जो आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, अभी जो वर्तमान में पेपर हो रहे हैं, मॉडल पेपर, इन सब के माध्यम से मैं आपको एक लगभग चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कहाँ से प्रश्न बन सकता है, कैसे आ सकता है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक है। ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बड़े खुश रहें आप। ठीक है। एक जो किताबों का बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर किताबों पे क्या होगा, उसका भी वीडियो जल्दी डाल दूंगा लाइव सेशन आके। और एक जो आपके मन में आ रहा होगा कि सर जीके जुड़ रहा है, तो जीके के लिए अपन क्या पढ़ें या जीके में क्या क्या जुड़ेगा, तो उसकी भी मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा। लेकिन उसको लेकर इतना दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं केवल उसको पढ़ते रहें, मैं जल्दी ही इन सभी शंकाओं का समाधान आपका कर दूंगा। आज का बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है और अभी हाल में ही स्कूल व्याख्याता के रिजल्ट आ रहे हैं और मुझे खुशी है कि मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट बहुत अच्छी रैंक इसमें ला पा रहे हैं। राजस्थान भर से बच्चों का बड़ा योगदान रहा है। अभी मैं देख रहा था, मुझे तो पता नहीं चला, पॉलिटिकल साइंस से सेकंड रैंक वाले बच्चे ने रात को फ़ोन किया, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही 32वीं रैंक, 34वीं रैंक पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में 80वीं 180वीं रैंक। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैंने टेलीग्राम पे भी डाले हैं। आप सब लगभग 80 से 90 स्टूडेंट जो किसी न किसी रूप में पढ़े हैं और उनका जब मैसेज आता है सक्सेस का, बहुत सुकून मिलता है, याद रखना। और एक तो मुझे और भी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि जो हिंदी में जिन्होंने टॉप किया है, राकेश कुमार जी, उन्होंने सिलेक्शन होते ही अपना जो उनका ग्रुप बना हुआ था उसमें एक पोस्ट भेजी थी। मुझे तो कल किसी बच्चे ने भेजी, जिसमें उन्होंने मेरा जिक्र किया है कि मैंने सर के मोटिवेशनल वीडियो देखे और पटवारी की नौकरी करते हुए मुझे एक अच्छा प्रेरणा मिली। तो अपने आप में किसी न किसी रूप में विद्यार्थी हमें सुनते हैं, ये हमारे लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है। खैर, मैं ये चाहता हूँ कि आप में से भी हर एक विद्यार्थी इस कड़ी में जुड़े, तो मुझे बेहद खुशी होगी। आज का जो पेपर है वो बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। अभी 4 दिन 5 दिन पहले आरपीएससी द्वारा जो संस्कृत शिक्षा विभाग में पेपर चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ये 3-4 पेपर हुए हैं, तीनों चारों को सॉल्व करवा दूंगा जैसे वक्त मिलेगा मैं। ठीक है। तो इस पेपर में लगभग 15 से 20% ऐसे हैं जो रीट के बच्चों के लिए उपयोगी हैं और बाकी स्कूल व्याख्याता की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सब उपयोगी हैं। और आपका सहयोग की बता दूं बात इसमें कि अपनी जो अवनी मनोविज्ञान है उसमें से 30 में से लगभग 27 से 28% यहाँ से पूछे गए हैं, जो राजस्थान में मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है। ये सब आप लोगों के प्रेम की बदौलत हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि रेट में भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आए तो मज़ा आ जाएगा। चलो, बाकी तो कॉन्फिडेंस रखना है, कोशिश करूँगा आपकी हर शंकाओं का समाधान करने की। थोड़ा सा फास्टली, वक्त कम है। देखना, पहला प्रश्न है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण व सामंजस्यपूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य जो टॉपिक है वो रीट के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है। कुछ प्रश्न जरूर पूछे गए हैं लेकिन डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है। ये स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में है, तो आप देख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। और इस परिभाषा को पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। परिभाषाओं में याद रखना, इंपॉर्टेंट जरूर देख के जाना, जो आई हुई है वो जरूर देख के जाना। एक सेशन में रख लूँगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का, जिसमें बता दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी रिट में एक ही प्रश्न आता है डेफिनेशन का, फिर भी आपको छोड़ना नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण व सामंजस्यपूर्ण स्थापित करना मानसिक स्वास्थ्य, किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा दी थी हेडफील्ड ने। किसने दी है? हेडफील्ड ने। और ये पहले भी आया हुआ प्रश्न है। और अपनी जो समग्र मनोविज्ञान, जो स्कूल व्याख्याता की किताब है समग्र मनोविज्ञान, उसमें 178 के पृष्ठ में मैंने इसको डाल रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। रेट वाली किताब में ये पेज नंबर अलग मिल जाएगा। और अभी स्कूल व्याख्याता का नया एडिशन भी, बहुत अच्छा एडिशन आ रहा है जल्दी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशल का सही संयोजन चुनें। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल विच आर यूज्ड फॉर द गिविंग इन्फॉर्मेशन। मुझे बड़ी खुशी हुई इस पर्सन को देख के कि इतना अच्छा पर्सन भी एग्जामिनर पूछ सकता है, और ये बहुत कम गाइडों में इस चीज़ का उल्लेख मिलेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी है उन्हीं मनोविज्ञान, याद रखना। ये पर्सन भी हमने प्रश्न संख्या 287 पे डाल रखा है समग्र मनोविज्ञान में। ये बड़ी बात है, 287 के प्रश्न डाल रखा है। और कोई भी सूचना को जब अपन प्रदान करते हैं यानी गिव करते हैं, तो वहाँ हमेशा याद रखना दो संप्रेषण कौशल सबसे पहले आएंगे। कौन कौन से? रीडिंग, मतलब स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है ना। क्या आता है? स्पीकिंग और राइटिंग आता है। ठीक है ना। रीडिंग और लिसनिंग। गिविंग में मतलब इसमें आएगा पढ़ना और सुनना। क्या आएगा? पढ़ना, रीडिंग और लिसनिंग आएगा, याद रखना। तो याद रखना, सूचना प्रदान करना शब्द, ठीक है ना। सूचना प्रदान करने में क्या आएगा? रीडिंग और लिसनिंग आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये पढ़ना और सुनना, ये मैंने 287 प्रश्न पे डाल रखा है।
देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे, आगे आप देखेंगे इसको, सूचना प्रदान करने तो इसमें क्या आएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग। दूसरा नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग, याद रखना, पढ़ना और सुनना नहीं, स्पीकिंग और राइटिंग जो है इसका उत्तर हो जाएगा स्पीकिंग और राइटिंग। बोलना और लिखना सूचना प्रदान करने में याद रखना, ठीक है ना। और रिसीविंग करने में होता है पढ़ना और सुनना। तो बोलना और लिखना, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपको गिविंग इन्फॉर्मेशन में आपको याद रखना है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है किस, ये तो राजनीति का पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। अग्रिम संगठन प्रतिमान, ये आपके रीट के सिलेबस में नहीं है, आप इसको सीधा इग्नोर कर दें, इन पे समय खराब नहीं करेंगे आप लोग। अग्रिम संगठन प्रतिमान, अग्रिम संगठन जो प्रतिमान था एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, किस पे बेस्ड है, तो अग्रिम संगठन प्रतिमान डेविड आसुबेल ने दिया था। और ये मैंने किताब में भी लिख रखा है, और जिन्होंने पढ़ा है स्कूल व्याख्याता में, मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों को इस बात का पता नहीं हो, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 304 पे मैंने इसका उल्लेख कर रखा है कि ये शाब्दिक अधिगम पे आधारित है। किस पे आधारित है, शाब्दिक अधिगम पे। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान में केंद्र बिंदु, टीचिंग मॉडल पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, स्कूल व्याख्याता वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं याद रखना। इन द टीचिंग मॉडल फोकस रिफरेंस टू, शिक्षण प्रतिमान के 4 बिंदु होते हैं। लक्ष्य उद्देश्य पहला होता है, दूसरा संरचना होता है, तीसरा सामाजिक अंतः क्रिया प्रणाली होती है, और चौथी होती है मूल्यांकन। तो हमेशा केंद्र बिंदु जो होता है याद रखना, वो क्या होता है, वो होता है प्रतिमान का लक्ष्य या उद्देश्य होता है। क्या होता है, प्रतिमान का लक्ष्य उद्देश्य। और ये मैंने लिख रखा है प्रश्न संख्या 300 के ऊपर, शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु क्या होगा, प्रतिमान का उद्देश्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति सवेंगों के गलत युग्म को चुने। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट एंड इमोशंस। देखिए विलियम मैकडूगल का टॉपिक बार बार इंपॉर्टेंट आ रहा है, सवेंगात्मक विकास के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको अच्छे से देख के जाना। 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 सवेंग, बार बार प्रश्न आ रहा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ गलत युग्म को चुनना है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, निवर्ती, मतलब जिसको देख के घृणा का भाव आएगा। युत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा, करुणा, जिज्ञासा, आश्चर्य सही है, पलायन, भय सही है। तो गलत कौन सा है, युयुत्सा करुणा जो है वो क्या है, गलत है। और ये प्रश्न संख्या 131 पे अपने डाल रखा है। अगला प्रश्न है पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए वैसे तो ऑप्शन में यदि यौन ग्रंथि होती तो यौन ग्रंथि होती, लेकिन जब नियंत्रित शब्द आता है तो यहाँ पे जो होगा वो कौन होगा, पोष ग्रंथि होगी, जो सभी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो सभी पे नियंत्रण करती है। तो इसका उत्तर जो सही क्या होगा, वो पीयूष ग्रंथि होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यदि यौन ग्रंथि ऑप्शन में नहीं है तो। ये भी हमने अपने जो बाल विकास वाला टॉपिक है प्रश्न संख्या 143 पे आपको मिल जाएगा इसका उत्तर, प्रश्न संख्या 143। आगे है मेयर व सेलोवी के अनुसार कौन सा क्षेत्र सवेंगात्मक बुद्धि का नहीं है। देखिए सवेंगात्मक बुद्धि स्कूल व्याख्याता का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बार बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इनमें कौन सा क्षेत्र नहीं है ये पूछा है, तो आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि जल्दी में अपन क्या समझ ही नहीं पाते हैं और भी पढ़ लेते हैं कौन सा क्षेत्र है। तो नहीं शब्द पूछ रहा है, तो नहीं में कौन सा नहीं। इसने 4 योग्यताएं बताई थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सवेंगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 में किया था अपनी पुस्तक सवेंगात्मक बुद्धि क्या है और सवेंगात्मक बुद्धि और विकास में, ठीक है। तो इन्होंने 4 योग्यताएं बताई कि सवेंगों का प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, विचारों को भावनाओं को विचारों से व्यक्त करने की योग्यता, एकीकृत करने की योग्यता, सवेंगों का प्रबंधन करने की योग्यता, ठीक है ना। तो सवेंगों को व्यक्त करना, ये सब चीज़ें इन्होंने 4 चीज़ें बताई। लेकिन यहाँ कहीं भी उन्होंने दमित करना, ठीक है ना, प्रत्यक्षीकरण में अनुभव करना आ गया, प्रबंधित करना भी आ गया, एकीकृत करना भी आ गया, लेकिन दमित करना इन्होंने कहीं भी नहीं बताया। तो इसका ऑप्शन गलत क्या हो जाएगा, भावनाओं को दमित करना इन्होंने गलत इस नहीं बता रखा, याद रखना। तो ये आपको याद रखना है। और ये सवेंगात्मक बुद्धि वाला जो टॉपिक है अपना, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक है, उसमें मैंने इसकी चर्चा कर रखी है। और रेट वाले बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर सवेंगात्मक बुद्धि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको देख लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 212 के ऊपर हमने इसकी चर्चा कर रखी है, 212, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है। अधिगम के बारे में पूछा, रिट वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। अधिगम में अपनी गति होती है, निश्चित रूप से किसी की धीमी है, किसी की तेज है, सही है।
अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, निश्चित रूप से भी सही है, क्योंकि अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित अभिप्रेरणा ही करती है। परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, सही कि नहीं है, और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यानी परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। मैंने ऑब्जेक्टिव किताब में जो आप पेपर हल करोगे उसमें बहुत जगह मैंने इसको डाल रखा है कि ये कैसे प्रभावित करती है, याद रखना, या नहीं करती है, मैंने डाल रखा है। यानी शारीरिक जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, थकान है, परिपक्वता है, इनसे व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम नहीं माना गया है। प्रभावित जरूर करती है परिपक्वता, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम नहीं माना गया है। तो ये चीज़ याद रखनी है, बहुत बार पहले भी प्रश्न आ चुका है। ये तीसरा जो है इसमें गलत हो जाएगा, और ये हमने अधिगम वाले टॉपिक में 37-38 के पृष्ठ पे इसकी व्याख्या कर रखी है। अगला प्रश्न है, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार शिक्षक द्वारा कक्षा में दिखाए गए प्रयोग को देखकर किशोर विद्यार्थी किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। एडगर डेल जो है वो अपने शिक्षण व्यू रचनाओं वाले टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, और मुझे लगता है कि एडगर डेल पे जितने भी प्रश्न आए, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है एडगर डेल को, तो एडगर डेल जो था उसने अनुभव शंकु दिया था, ठीक है ना, कि बालक अपने अनुभव से प्राप्त सीखते हैं, और अनुभव जो है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, और जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो किससे होते हैं, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने जो अनुभव शंकु दिया था उसके 5 स्तर बताए हैं। पहला निम्न स्तर होता है मौखिक अनुभव, ठीक है, दूसरा दृश्यात्मक अनुभव, तीसरा जो होता है वो प्रदर्शन अनुभव, चौथा जो होता है वो चलचित्र प्रक्षेपी, और पांचवा होता है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। तो कोई भी चीज़ ना आप देख की सीखांगा, वो सबसे बढ़िया तरीको है, याद रखियो, ठीक है ना। तो एडगर डेल ने इसमें सबसे बेस्ट जो बताया है देख के सीखना, और ये 5वां स्तर होता है और सबसे प्रभावी होता है, याद रखना। ये प्रश्न संख्या 281 के ऊपर हमने इसको डाल रखा है, आप इसको देख सकते हैं। एडगर डेल। कक्षा संप्रेषण में किसको टाला जाना चाहिए, अप्लाइड प्रश्न है। कक्षा संप्रेषण में ये कम्युनिकेशन वाला टॉपिक से पूछा गया है, और कम्युनिकेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल व्याख्याता की। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि उनको बहुत अच्छे से देखना है। तो ये नहीं भी पढ़ के जाओ तो भी थे ना आराम से कर्सकों की कौन से चीज़ ना अपन टालनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसमें पूर्वाग्रह जो हमने संप्रेषण के जो हमने दोष बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं, दोष जो बता रखे हैं, उन दोषों में मैंने इस चीज़ की व्याख्या कर रखी है कि पूर्वाग्रह जो है वो संप्रेषण की एक बाधा है। पूर्वाग्रह क्या है, संप्रेषण की एक प्रकार से बाधा है। ये प्रश्न संख्या 287 के ऊपर मैंने इसकी व्याख्या कर रखी है। तो पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, बाकी सब पॉजिटिव में प्रतिपुष्टि स्पष्ट उच्चारण अंतः क्रियाएं। तो 287 के पृष्ठ पे इसकी व्याख्या कर रखी है। एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए, ये भी अप्लाइड पर्सन है। ये जो पहला सेकंड टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वहाँ से पूछा गया है, और वहाँ हमने चर्चा की भी है कि शिक्षक को क्लास में निष्पक्ष रहना चाहिए। तो यहाँ अनुशासन बनाए रखेगा, सही है। उपयुक्त कक्षा अंतः क्रिया करेगा, ये भी सही है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा, भी सही है। लेकिन इसमें चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा, यानी कुछ विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा, ये उसके निष्पक्ष व्यवहार के खिलाफ है, ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो गया, इसलिए ये चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाला जो टॉपिक है उसमें प्रश्न संख्या 35 में मैंने इसको डाल रखा है। ट्रांसपेरेंसी व स्लाइड किसके उदाहरण हैं, ये रिट वाले बच्चों को नहीं देखना है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम जो शैक्षिक तकनीक वाला टॉपिक है, आईसीटी वाला स्कूल व्याख्याता में, वहाँ से पूछा गया है, और ये हमेशा याद रखना, बहुत बार पहले भी प्रश्न पूछा गया है। यदि स्लाइड प्रोजेक्टर होता, ठीक है ना, तो प्रोजेक्टर शब्द आता था तो वो हार्डवेयर हो जाता, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी और स्लाइड वो उनमें प्रयुक्त की जाने वाली एक सामग्री हैं, ठीक है ना, अनुदेशनात्मक सामग्री हैं, तो ये हमेशा क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं, कोमल उपागम में आती हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये प्रश्न भी कई बार पहले आ चुका है। प्रश्न संख्या 322 पे आपको मिल जाएगी, एक टेबल बना रखी है, उसमें मैंने इसका उल्लेख कर रखा है। शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, ये प्रश्न रेट वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत मैंने बता रखे हैं, एक तो सामान्य सिद्धांत बता रखे हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बता रखे हैं। रटना नहीं है, सिर्फ सामान्य और मनोवैज्ञानिक की हेडलाइन याद कर लियो, ठीक है ना। सामान्य रूप से प्रश्न पूछेगा सामान्य सिद्धांत कौन सा, मनोवैज्ञानिक कौन सा है, तो आपको नाम याद रखने हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत होता है, पूर्व अनुभव से जोड़ के पढ़ाना ये भी होता है, वास्तविक जीवन से संबंध करके पढ़ाना ये भी होता है, और निष्क्रियता का सिद्धांत के स्थान पर मैंने लिख रखा है सक्रियता का सिद्धांत। मैंने क्या लिख रखा है किताब में, सक्रियता का सिद्धांत लिख रखा, जबकि यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या लिख गया, यहाँ निष्क्रियता लिख दिया। तो ये नहीं भी पढ़ के जाते तो भी आप समझ जाते कि ये तो मतलब एक प्रकार से क्या है, गलत है, लेकिन फिर भी ऑलरेडी हमने दे रखा है, तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निष्क्रियता का सिद्धांत जो है वो क्या है, गलत है। प्रश्न संख्या 23 पे मैंने इसकी व्याख्या कर रखी है, उसके स्थान पे लिखा हुआ है सक्रियता का सिद्धांत।
एक कालानुक्रमिक क्रम में विषय वस्तु को पढ़ाने हेतु किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब एक विच टाइप ऑफ द चार्ट शुड बी यूज टू टीच द कंटेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो कालानुक्रमिक रूप में कौन सा चार्ट को प्रयोग करेगा, प्रवाह चार्ट को प्रयोग करेगा, चित्रमय या वृक्ष चार्ट या समय चार्ट। तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न है और फिर भी ईजी है, फिर भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। इसका उत्तर टाइम चार्ट होगा। मतलब आपने को मतलब किसी का जन्म क्रम पढ़ाना है कि भाई अकबर की विजय पढ़ रहे हैं अपन, तो उसका जन्म ये हुआ, उसके पहली युद्ध ये था, दूसरी विजय ये थी, 20वीं विजय ये थी। तो इस प्रकार से अपन समय चार्ट का प्रयोग करेंगे, याद रखना। तो ये भी मैंने इसकी भी व्याख्या कर रखी है प्रश्न संख्या 294 पे, जो टीचिंग एड वाला टॉपिक है। ये आपके टीचिंग मेथड में भी आता है रेट वाले बच्चों के। तो प्रश्न संख्या 264 पे लिख रखा है मैंने, समय चार्ट का प्रयोग किसमें करेंगे अपन। किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, रेट वाले बच्चे ध्यान देंगे इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है ये। किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की, देखो दमित संवेग है, कोई भी चीज़ें थे दबा रखी है, ठीक है ना। तो दमन भी एक संवेगात्मक विधि है, ठीक है। बिन बाहर निकालने की विधि कौन सी कहलाती है। तो देखिए ये एक जो संवेगात्मक विकास टॉपिक है, जिन बच्चों ने क्लास लिया उन बच्चों को तो पता है। मैंने संवेगात्मक विकास में एक शब्द यूज किया है इमोशनल डेवलपमेंट में, सावेंगिक विरेचन, ठीक है ना। ये सावेंगिक विरेचन क्या होता है। सावेंगिक विरेचन ये होता है कि अपने अंदर जो भी भाव हैं उनको बाहर निकालना है, उनको रोकना नहीं है, बच्चे को दबाना नहीं है। तो ये मैंने इसकी चर्चा कर रखी है। जो संवेगात्मक विकास वाला टॉपिक है, इमोशनल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है, आप उसको देखिएगा। उस टॉपिक में मैंने इस बात की व्याख्या कर रखी है। ये लगभग आपको जो प्रश्न संख्या की यदि अपन बात करें तो 134 के पृष्ठ पे समग्र मनोविज्ञान में मिलेगा, रेट वाली किताब में देख लेना। वहाँ मैंने लिख रखा है कि संवेगों को, जो दमित संवेग है उनको बाहर निकालने की विधि जो है वो क्या है, सावेंगिक विरेचन है, याद रखना। कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। संवेगात्मक नियंत्रण, दिवास्वपन, समायोजन की कमी, भूमिका संभ्रांति। अब आपको सबको जिसने पढ़ रखा है, दिवास्वपन लेगा, निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट आया हुआ है। समायोजन इस नहीं कर पाता है, याद रखना। समायोजन की समस्या का मैंने बताया है उसमें, और रोस की स्टेटमेंट भी बता रखा है। भूमिका संभ्रांति यानी अपनी भूमिका को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने मनो समाज विकास सिद्धांत में चर्चा की थी। लेकिन संवेगात्मक नियंत्रण नहीं, संवेग सबसे अधिक अस्थिर होते हैं, संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो ये गलत दे रखा है संवेगात्मक नियंत्रण। तो ये भी आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 117 पे हमने इसकी व्याख्या कर रखी है। विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। ये प्रश्न बहुत बार स्कूल व्याख्याता में आता है और बड़ा कंफ्यूज करता है। टेक्स्ट किताबों में विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान के नाम से कोई प्रतिमान नहीं दे रखा, सिर्फ एक तो दे रखा है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जो वैज्ञानिक विधि पे आधारित है। उसका रिचर्ड सचमैन प्रतिपादक है। एक जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान, उसके जोसेफ जे सक्वाब है। तो ये कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है, लेकिन फिर भी यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो उत्तर होगा वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जोसेफ जे सक्वाब। विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान जोसेफ जे सक्वाब। तो रिचर्ड सचमैन और इसका बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, जोसेफ जे सक्वाब करना है। और ये पहले भी आया हुआ है ऑब्जेक्टिव वाली किताब में, मैंने कई जगह इसका उत्तर लिख रखा है, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपन चर्चा करें प्रकाश में प्रश्न संख्या 305, प्रश्न संख्या 305 है, उसके ऊपर अपन चर्चा इसकी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 305, ठीक है ना। आगे देखिए, उसके बाद 73 हो गया, उसके बाद 74 नंबर का प्रश्न अपना कौन सा है, ये देखेंगे अपन आगे। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी उन्मुखता किशोर अवस्था से संबंधित है। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी उन्मुखता किशोर अवस्था से संबंधित है, ये 74 नंबर का अपना प्रश्न है। और ये आप कई बार डिमांड, सर बताओ कोलर ब्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोलर ब्रग मैं थाने वीडियो बना के समझा दूंगा, एक भी डाउट थारो को नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी सा प्रश्न है। इसने 6 अवस्थाएं बताई हैं, उनमें से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था संबंधित है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको इस बात का पता नहीं है। निश्चित रूप से किशोर अवस्था संबंधित उसने 2 बताई हैं, कौन सी, तो सामाजिक अनुबंध और एक विवेक आधारित अवस्था, ठीक है। तो सामाजिक अनुबंध जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है आपको। प्रश्न संख्या 136 के ऊपर मैंने इसका उल्लेख कर रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा मैं। शिक्षण अधिगम हेतु एडगर डेल के अनुभव संकुल में सबसे निम्नतम अनुभव कौन सा होता है। तो शिक्षण अधिगम हेतु एडगर डेल के अनुभव संकुल में सबसे निम्नतम अनुभव, अभी मैंने चर्चा की थी प्रश्न संख्या 181 के ऊपर अपना ये डाल रखा है हमने। और इसके 5 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है मौखिक स्तर, इसको सबसे निम्न स्तर माना जाता है। और सबसे बेस्ट स्तर होता है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, जो अंतिम स्तर होता है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, मौखिक प्रत्येक जो होता है
व्याख्यान विधि, ये सबसे निम्न स्तर होता है। तो ये प्रश्न संख्या वो भी जो बताया था उसी प्रश्न संख्या पे है, 181 वाला जो प्रश्न, 181 बताया था क्या, 281 बताया था मैंने, हाँ 281 के प्रश्न पे ये मिल जाएगा आपको। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत किस आयाम से निकटतम संबंधित है? जीन पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्लोजली रिलेटेड टू विच डायमेंशन? तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। पहले जीन पियाजे प्रश्न नहीं पूछता था, बट आजकल बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो जीन पियाजे को नैतिक विकास सिद्धांत भी था, पढ़ के जानो है। 4 अवस्थाएं, मुख्य 2 अवस्थाएं थी, वो भी मैं कोशिश करूंगा, वक्त मिला तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो कौन सा नैतिक विकास सिद्धांत किस आयाम के निकटतम संबंधित है? तो जीन पियाजे चूंकि संज्ञानवादी हैं, तो यहाँ ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये चीज़ की हमने व्याख्या कर रखी है, आप सबको पता भी है। चूँकि जीन पियाजे हैं तो ज़्यादा इसमें कुछ आपको सोचना भी नहीं है। तो ये अपना जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 136 के ऊपर इसको दे रखा है। स्व पहचान की कमी इरिक्शन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था जुड़ी हुई है? लॉक ऑफ द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज एसोसिएट विथ विच स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इरिक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो स्व पहचान की जो कमी है, मैंने अभी टॉपिक पढ़ा है, मुझे लगता नहीं कि आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा इस समय। तो ये जो अपनी कौन सी अवस्था, जो किशोर अवस्था वाली जो अवस्था है, ठीक है, 5वीं अवस्था, उसमें स्पेशली बच्चे में इस चीज़ की कमी होती है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो ये कौन से में आ जाएगा बताओ? ये प्रश्न संख्या 129 पे हमने डाल रखा है, और वैसे मैंने पढ़ा दिया आपको। तो ये पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की अवस्था है। प्रश्न संख्या 129 पे चीज़ मिल जाएगा। तो पहचान की यहाँ कमी होती है, खुद की पहचान को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है वो। फिर देखिए, अनुदेशन प्रणाली में शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम अनुदेशन सामग्री संबंधित है। इंस्ट्रक्शन सिस्टम में टीचर किस में शामिल है, शिक्षार्थी किस में शामिल है, और पाठ्यक्रम और अनुदेशन सामग्री जो विषय वस्तु है वो किस में शामिल है। तो एक प्रकार से ये जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रणाली उपागम से प्रश्न पूछा गया है, और प्रणाली उपागम में एक प्रकार से ये किस में आते हैं? तो निश्चित रूप से ये मेरे अनुसार जो उत्तर होगा इसका वो होगा इनपुट अदा, ठीक है। क्योंकि इसमें परिणाम होता तब तो आउटपुट आ जाता, तो आउटपुट भी नहीं हो सकता और आउटपुट नहीं हो सकता, तो 3 भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? इनपुट होगा। शिक्षक भी इनपुट में शामिल होता है, विद्यार्थी भी होता है, और विषय वस्तु भी इसमें शामिल होती है। तो ये भी हमने जो अपना प्रणाली उपागम वाला टॉपिक है उसमें इसकी व्याख्या कर रखी है। प्रश्न संख्या 322 पे आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या। तो ये भी प्रश्न किताब से है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान सबसे अधिक संबंधित किससे हैं? तो ये तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान किस में आता है? अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांतों में आता है, एटकिंसन सिफ्रिन ने दिया था। और उसके बाद सूचना प्रक्रिया प्रतिमान जो है उसके आधार पे हम 7 प्रतिमान पढ़ते हैं, जिसमें अपने अभी बात की अग्रिम संगठन प्रतिमान, वैज्ञानिक पुस्ता, जैविक विज्ञान, विकासात्मक, ठीक है, आगमन प्रतिमान, ये सब प्रतिमान, संप्रति प्राप्ति प्रतिमान, ये सब इसमें आते हैं। तो ये किस में आएगा? ये निश्चित रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बौद्धिक विकास से संबंधित है। तो ये जिन्होंने भी अधिगम पढ़ा उन बच्चों को पता, और अधिगम नहीं भी पढ़ा है तो भी किताब में मैंने इसका जिक्र कर रखा है कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो ये आप वहाँ देख सकते हैं, याद रखना, ये भी अपनी किताब से उठाया गया प्रश्न। आगे देखें, कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? ये जो शिक्षण प्रतिमान वाला टॉपिक है उसमें मैंने इसको समझा रखा है। सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है कि अपन बच्चों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके और विषय वस्तु प्रदान करते हैं, और बच्चे उस विषय वस्तु पे आपस में डिस्कशन करके समस्या का समाधान निकालते हैं। यानी खुद ही अधिगम करते हैं, खुद ही अपने आप को निर्देशन देते हैं। व्यक्तिगत इसमें सामूहिक उद्देश्य होते हैं, छोटे समूह होते हैं, ठीक है। अपने आप को पुनर्बलित करते हैं, निदानात्मक उपचारात्मक होता है। तो ये जॉनसन और स्मिथ ने 1991 में इस अवधारणा को दिया था। तो यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा देखना आप। बड़े समूह का निर्माण, आमने सामने का अंत्यक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, सकारात्मक अनुसारिता। सकारात्मक अनुसारिता का मतलब है कोई प्रतिस्पर्धा को नहीं हुए, ठीक है ना, कोई जेलेसी को नहीं हुए। व्यक्तिगत जवाबदेही मतलब हर बच्चा खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है ना, खुद अपने ऊपर दायित्व लेता है। आमने सामने का अंत्यक्रिया भी होती है, लेकिन बड़े समूह नहीं होते, छोटे समूह होते हैं। क्या होते हैं? छोटे समूह। इसलिए उत्तर गलत हो गया, बड़े समूह। ये भी अपन ने कंप्लीटली जो भी विशेषताएं आप इस समय देख रहे हैं वो सब की सब विशेषताएं मैंने जो है वो उसमें टॉपिक में डाल रखी है। आप यदि जानना चाहो कि सर कौन से पृष्ठ पे है तो मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। ये प्रश्न संख्या होगा मन में रह जाता रहे गुरु जी का दे, झूठ तो कौन बोल रहे हो ना। प्रश्न संख्या 313 पे मैंने इसको डाल रखा है, 313 के ऊपर। कौन सी शिक्षण विधि संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द टीचिंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ
कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। तो ये जो निर्मितवाद है, संरचनावाद है, जो हमारा अधिगम की थ्योरी है। तो संरचनावाद जब हम पढ़ते हैं तो संरचनावाद में मैंने कौन सी विधि बताई है? संरचनावाद टॉपिक को जब भी आप पढ़ते हो तो कौन सी विधियों की हम चर्चा करते हैं, बताओ। संरचनावाद हमने कई बार पढ़ा है। संरचनावाद, निर्मितवाद इंपॉर्टेंट भी, मैंने ये भी कहा है कि साहब यहाँ से प्रश्न आएगा, इसको अच्छे से आपको देखना है। तो निर्मितवाद जब भी आप पढ़ते हो तो निर्मितवाद में आपको 5 कारक मैंने पढ़ाए हैं, 5 कारक किताब में डाल रखे हैं कि ये पाँचों बिंदु इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। जेरोम ब्रूनर का योगदान भी। तो अधिगमकर्ता का स्वरूप, अधिगम का स्वरूप, अधिगम क्रिया स्वरूप, विधि। तो विधि जब आप पढ़ोगे तो विधियों में मैंने स्पेशली बता रखा है कि संपूर्ण सेंस विधि का प्रयोग करेंगे, पूछताछ विधि का प्रयोग करेंगे, प्रायोजना विधि का प्रयोग, योजना विधि का प्रयोग करेंगे, समस्या समाधान विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और समस्या समाधान आ गया, वहाँ मस्तिष्क उद्दीलन भी आ गया। तो मतलब सकारात्मक विधियों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कौन सी विधि का प्रयोग अपन नहीं करेंगे आपको समझना है। तो यहाँ प्रयोजना हो गई, प्रयोग हो गई, व्याख्यान, मस्तिष्क उद्दीलन, तो ये सबसे निम्न स्तर है। व्याख्यान का प्रयोग कहीं भी नहीं होगा क्योंकि बच्चा ज्ञान का निर्माण व्याख्यान विधि से नहीं कर सकता। तो ये गलत हो गया। ये प्रश्न संख्या आप 74 पे देख सकते हैं, 74। आगे देखें, सावैंगिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? तो सावैंगिक बुद्धि क्या है? तो सावैंगिक बुद्धि के अंतर्गत अपन लोग की इमोशनल इंटेलिजेंस करती क्या है? तो डेफिनेशन भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। बाकी जो डेनियल गोलमैन ने 5 कारक बताए उनसे भी समझ में आ जाएगा। अपने संवेगों को प्रबंधित करना निश्चित रूप से करते हैं, दूसरों के संवेगों को पहचानते हैं, समझते हैं, बस ये भी सही है। अपने संवेगों को पहचानना व समझना ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं मैंने बता रखी हैं प्रश्न संख्या 211 और 212 के ऊपर, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी। जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया? बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर क्या कर दोगे? थॉर्नडाइक। कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम। कोई भी क्रिया कार्य करते हैं उसका परिणाम अच्छा आता है तो हमें संतोष मिलता है, तो उस कार्य को बार बार करते हैं और करना सीख जाते हैं। तो थॉर्नडाइक का ये नियम है और आप आराम से देख सकते हैं थॉर्नडाइक वाले नियम को। तो प्रश्न संख्या 42 के ऊपर ये हमने इसकी व्याख्या कर रखी है। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बहुत बार ये डेफिनेशन आ चुके हैं, मैंने बार बार कहा है कि गेट्स वन्ने की परिभाषा, करो एंड करो की परिभाषा और लोक की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाओं है। तो ये परिभाषा किसकी है? अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, गेट्स व अन्य परिभाषा बहुत बार आ चुकी है और ये प्रश्न संख्या 37 में मैंने डाल भी रखी है। सामाजिकरण या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानव व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विकास की परिभाषा किसने दी है? देखो वैसे देखो तो ये परिभाषा, ये जो शब्द हैं सेम के सेम ओकब्रन के मिलते हैं, ठीक है ना। किसके मिलते हैं? ओकब्रन। लेकिन ओकब्रन तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। एक क्या नाम है, मजमूदार जो हैं उनकी भी परिभाषा सेम ऐसी कैसी है, लेकिन वो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ जो परिभाषा की भाषा है उसको यदि अपन मिलाएं अपने किताब के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि संभवतः फ्रीमैन इसका उत्तर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? फ्रीमैन। इसका संभावित बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे अनुसार यदि मैं करूँ तो फ्रीमैन करके आऊँ। बाकी ओकब्रन और जो मजमूदार हैं उनकी डेफिनेशन ज़्यादा मिलती हैं, ये सेम टू सेम शब्द उनके हैं, वो दोनों ऑप्शन में नहीं है। तो ये सामाजिक विकास वाला टॉपिक में डाल भी रखा है मैंने फ्रीमैन की परिभाषा, आप देख सकते हैं। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। ये परिभाषा स्कूल व्याख्याता में आई हुई है और ऑब्जेक्टिव वाली किताब जो है अपनी उसमें मैंने 2-3 जगह इसकी व्याख्या कर रखी है। जो पेपर्स आप देखेंगे स्कूल व्याख्याता वाले पेपर रेट वालों को भी हल करने हैं, केवल कंप्यूटर वाले प्रश्न आपको नहीं देखने, ठीक है ना। तो ये परिभाषा गेज की परिभाषा है और इसकी मैंने व्याख्या कर रखी है 19 नंबर पे समग्र मनोविज्ञान में। और रीट वाली किताब में जो आप पेपर देखोगे ना 2020 वाले, उनमें देख लेना, आपको 2-3 जगह व्याख्या मिलेगी इसकी। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये अपने पेपर था इसका पॉलिटिकल साइंस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ फ़ायदा होगा। लगभग 27-28 क्वेश्चन अपने किताब से हैं, ये बड़ा फैक्ट है। और बाकी भी पेपर मैं आपको हल करवाऊंगा, उससे एक आइडिया लगेगा आपको ना। कई कोचिंगों की जो टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर के बजाय जैसे ऐसे पेपर हल करोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि यार मैं कहाँ तक हूँ, क्योंकि ये रियल पेपर हैं, बाकी वो अपने अनुमान से बनाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है।